Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video we are going to discuss in-text question of NCERT of chapter electricity. So moving to our question. So we have question number 1. What does an electric circuit mean? ये आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है. So our solution is a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. यानी आपका कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है जिससे थ्रू करंट आपका फ्लो करता है. एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है. आपका सेल होता है या बैटरी, एक स्विच की होता है आपका. नेक्स्ट आपका कोई सर्किट एलिमेंट होता है. यहाँ पर हम लोग बल्ब एज्यूम कर लिए हैं. आप यहाँ पर ये क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ बल्ब है. तो ये आपका एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. आपको करंट का यूनिट डिफाइन करना है जिसमें उसका मेजरमेंट किया जाता है. देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. तो एम्पेयर आपका करंट का SI यूनिट है. सिंस करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पेयर. So moving to our next question. So question number 3 is calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. आपसे पूछ रहा है कि 1 coulomb of charge में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप बताइए. तो इसका आप सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए. Q = Ne होता है हमारा. ये फॉर्मूला दरअसल आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है. इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. According to this, charge exists करता है in the integral multiple form. It does not exist in fraction or decimal form. Therefore, हमारे पास क्या क्या गिवन है हम ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसको. तो हमारे पास गिवन है 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी आपको चार्ज दिया है 1 कूलम. हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस फॉर्मूला में आपका n क्या है, n होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. N stands for number of electrons. E stands for charge on each electrons. हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है. And we know that charge on each electrons is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इतना कूलम ऑफ चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है. Therefore इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर लिख सकते हैं N = Q/E, क्योंकि हमें n का वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं. Q का वैल्यू हमें 1 कूलम दिया है, तो ये हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो ये आपका हो जाएगा 10/16 into 10⁻+19. इसको हम लिख सकते हैं 100/16 into 10⁻18. यहाँ से आपका 110 यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर लिख दिए 100. तो ये हो जाएगा आपका N = 6.25 into 10⁻18. ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस मच आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपसे पूछा था. मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. आपसे वो डिवाइस पूछ रहा है जिससे कि आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस. तो आपका सॉल्यूशन क्या है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज सेल और अ बैटरी. तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, किसी भी यहाँ पर हम सर्किट एलिमेंट बल्ब लिए हैं तो हम इसके अक्रॉस क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला डिवाइस लगाते हैं जो कि आपका सेल या क्या है, जो कि आपका सेल या बैटरी होता है. ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट. अगर आपको बोला जाए कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो ये क्या आपको सिग्निफाई करता है. Therefore our solution is the potential difference between 2 point is 1 volt means 1 joule of work is done in moving
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का हम ऐसा यूनिट लिखे तो आपका हो जाता है वोल्ट, एंड आपका वर्क डन का ऐसा यूनिट हो जाता है जूल। नेक्स्ट चार्ज का ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम। तो अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आपको 1 जूल्स ऑफ वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 1 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का मेंटेन होगा अक्रॉस दैट पॉइंट। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो आपसे पूछ रहा है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज को कितना एनर्जी चाहिए ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो पास कर पाए 6 वोल्ट बैटरी जब उसके अक्रॉस कनेक्ट हो तो ठीक है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 6 वोल्ट बैटरी, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि आपका है 6 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास चार्ज दिया है 1 कूलम का। सिंस वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और वर्क डन को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन चार्ज भी हो सकता है ये। तो हमें क्या दिया है, हमें पूछा है एनर्जी, हमसे क्या पूछा है, एनर्जी हमें कितना लगेगा या वर्क डन हमारा कितना होगा। Therefore energy can be written as potential difference into charge। तो potential difference हमारा क्या है, 6 वोल्ट का दिया हुआ है, तो 6 इंटू हमारा चार्ज क्या है 1 वोल्ट, 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास है, चार्ज हमारा क्या है 1 कूलम है। Therefore 6 इंटू 1 हमारा क्या आ जाएगा, 6 जूल्स का एनर्जी कंज्यूम करेगा। Therefore हमारा फाइनल आंसर हो गया 6 जूल्स ऑफ एनर्जी। Moving to our next question. So on question number 7, what factor does resistance of the conductor depends? तो resistance of the conductor जो है हमारा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन है हमारा, the resistance of the conductor depends on the following factors। पहला डिपेंड करता है लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तीसरा रेसिस्टिविटी पर, चौथा आपका टेम्परेचर पर, और लास्टली मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपका एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो आपका हो जाता है R इक्वल टू रो L बाय A। नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विल करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर of the same material when connected to the same sources? Why? आपसे पूछ रहा है कि अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस या सेम सोर्स को आप लगाएंगे थिन वायर में और थिक वायर में तो किसमें करंट इजीली कंडक्ट करेगा और क्यों करेगा। तो हमारा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। द करंट विल फ्लो मोर इजिली इन थिक वायर, तो हमारा करंट किसमें मोर इजिली फ्लो करेगा, थिक वायर में, मोटी वायर में फ्लो करेगा। नेक्स्ट, एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो यहाँ वाई था ना, तो यहाँ रीजन आपको दिया गया है, सिंस वी नो डैट रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारे इजीली फ्लो करे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी हमारा कंडक्टिविटी हाई हो पाएगा। तो रेजिस्टेंस लो करने के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इस कारण से थिक वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका कम होता है, तो आपका इजीली कंडक्ट करता है देन थिन वायर। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का तो क्या चेंज होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो जाएगा तो करंट में क्या चेंज होगा, आपसे पूछ रहा है। Therefore, solution is on keeping the resistance constant. If the potential difference across the component is decreased to half, then its current will also reduce to half. Generally हम लोग जानते हैं कि V equal to IR होता है, ये हमारा क्या होता है,
ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ये ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR होता है। देयरफॉर अगर हम R को कांस्टेंट करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो अगर हम V को डबल करेंगे तो I भी हमारा डबल होगा, अगर V को हम रिड्यूस करेंगे हाफ से तो करंट भी हमारा हाफ से रिड्यूस हो जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, Why are coils of electric toasters and electric iron made up of alloy rather than a pure metal? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, इस तरह का डिवाइस का जो हमारा कॉइल होता है तो वो एलॉय का बना होता है रेदर देन प्योर मेटल जैसे कि कॉपर। तो ऐसा क्यों होता है? तो जनरली जो आपका एलॉय है तो इसका क्या होता है, एलॉय का आपका रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रेसिस्टिविटी क्या होता है आपका वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। और रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण इट कैन गेट हीटेड मोर इजिली, इसके कारण ये मोर इजिली हीटेड हो जाता है। और रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण और एलॉय का क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एज कंपेयर टू जनरल मेटल जैसे कि कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया। तो इस कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन में एलॉय का यूज करते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच एमोंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर? आयरन और मरकरी में आपका बेटर कंडक्टर कौन सा है? तो हम जानते हैं बेटर कंडक्टर हमें अगर जानना है तो हमको रेसिस्टिविटी टेबल पर देखना होगा। तो हम रेसिस्टिविटी टेबल में हम देखेंगे कि मरकरी का रेसिस्टिविटी हाई होता है, देयरफॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज हायर देन रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन। तो रेसिस्टिविटी हाई होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका आयरन जो है आपका वो बेटर कंडक्टर है, देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? तो बेस्ट कंडक्टर का अगर बात करें तो आपका सिल्वर है, उसके बाद आपका कॉपर है, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ schematic diagram of a circuit consisting of a battery of a 3 cell of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key and all are connected in series। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपका 2 वोल्ट बैटरी को आप यूज करिएगा जो कि कितना होगा 3 2 वोल्ट बैटरी है। नेक्स्ट आपको रजिस्टर 3 रजिस्टर यूज करना है जो कि 5 ओम का होगा, 8 ओम का होगा और 12 ओम का होगा। उसके साथ साथ आपको प्लग की का यूज करना है और सारे एक साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 रजिस्टर बना लेते हैं। ये हमारा 3 रजिस्टर बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे सेल से या कनेक्ट करना है जो कि आपको 3 सेल यूज करना है ईच ऑफ 2 वोल्ट का। तो आपको ये 3 सेल यूज किए हैं, ये 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का। तो 3 सेल आप यूज कर लिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपको प्लग की ऐड करना है, ये आपका क्या है, प्लग की है। ये आपको कैसा कनेक्शन है, सब एक दूसरे से सीरीज वाइज कनेक्टेड है। तो ये आपका 5 ओम रजिस्टर हो गया, ये 8 ओम रजिस्टर हो गया, ये 12 ओम रजिस्टर हो गया। तो ये आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना था, ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1 putting in ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए आपको वहां पर 3 सेल जो आप लगाए हैं ईच ऑफ 2 वोल्ट का आप लगाए हैं, ईच ऑफ 2 वोल्ट का 3 सेल लगाए हैं। नेक्स्ट आप क्या किए हैं, नेक्स्ट आपको अमीटर लगाना है अक्रॉस द सर्किट। तो सर्किट में आपको अमीटर लगाना है, तो अमीटर का सर्किट सिंबल ये है आपका, ये आपका सर्किट सिंबल होता है अमीटर का।
ये आपका प्लस माइनस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अमीटर का प्लस होगा, नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर कनेक्ट होगा। ये आपका वोल्ट मीटर है, ये प्लस और माइनस इसका दो टर्मिनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीटर को सीरीज वाइज लगाते हैं। तो सीरीज में किसके लगाना है, रजिस्टर्स के लगाना है। तो ये आपका हो गया 3 रजिस्टर्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 रजिस्टर हो गया। ये हो गया आपका 12 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपका प्लग की है। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन से देखते हुए आपको बनाना है और आपको यहाँ पर रीडिंग पूछ रहा है, अमीटर रीडिंग पूछ रहा है। अमीटर रीडिंग आपका क्या होगा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्किट में आपको करंट निकालना पड़ेगा। ये सारा सीरीज में बैटरी कनेक्टेड है, तो हम इसको कंबाइन कर लिख सकते हैं। ये 2 + 2 + 2 यानी ये हो गया 6 वोल्ट बैटरी। नेक्स्ट आपका सर्किट में करंट क्या होगा, सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन होने के कारण सेम करंट आई आपका 5 ओम में भी फ्लो करेगा, नेक्स्ट आपका 8 ओम में भी फ्लो करेगा और सेम करंट आपका 12 ओम रजिस्टर में भी फ्लो करेगा। ये सेम 12 ओम में भी फ्लो करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। तो ये सारा कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज हमारा क्या होता है, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। तो R1 क्या है हमारा 5 है, R2 क्या है 8 है, नेक्स्ट R3 क्या है हमारा 12 है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 ओम। तो ये ऐड कर आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 25 ओम। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V = IR होता है हमारा। तो I हमारा क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V हमारा कितना है, V हमारा 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वोल्ट बैटरी है हमारा कनेक्टेड, तो 6 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। तो अगर आपको इसको फ्रैक्शन में ही आप आंसर छोड़ सकते हैं एज इट इज। ये आपका एम्पेयर 6/25 एम्पेयर आपका करंट हो जाएगा, जो कि ईच रजिस्टर से फ्लो करेगा या सर्किट का ये करंट होगा आपका। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर आपका क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि V = IR होता है। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम चाहिए तो हमें करंट अक्रॉस 12 ओम चाहिए रहेगा एंड रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम चाहिए रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम कैन बी गिवन एज I हमारा 6/25 हो गया, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 12 ओम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 72/25 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास ये दो केस है, एक ये पहला केस A है, ये दूसरा केस B है। इस दो केस में आपको जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जब वो कनेक्टेड होगा पैरेलल में। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं केस A और केस C बनाकर। तो ये हमारा पहला हो गया केस फर्स्ट, इसमें केस A नाम रखा हुआ है। तो इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 10⁻⁶ ओम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो ठीक है, हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ये हो गया हमारा 1 ओम रेजिस्टर, ये हो गया आपका 10⁻⁶ ओम। ये दो पॉइंट के बीच में है, ये पॉइंट को हम नेम कर देते हैं आपको A और पॉइंट B है। Therefore, when two resistors are connected in parallel, therefore their formula can be written as 1/R equivalent equal to 1/R1 plus 1/R2। ये हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। तो R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 1 ओम है, R2 हमारा हम मान लिए हैं कि वो हमारा 10⁻⁶ ओम है। इसको हम R1 मान लिए, इसको हम R2 मान लिए। यहाँ पर जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये हो गया आपका 1/1 प्लस 1/10⁻⁶। Therefore 1/R equivalent can be written as 10⁻⁶ plus 1/10⁻⁶। इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 10⁻⁶/10⁻⁶। ऑन सिंप्लीफाइंग इसको अप्रॉक्स हम कर सकते हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा। Therefore 1/R equivalent equal to 1 implies R equivalent
इक्वल टू 1 ओम। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में, केस ए में आपका आ गया आर इक्विवेलेंट 1 ओम का। नेक्स्ट हम केस 2 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा केस 2 है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, केस 2 में हम लोग या केस बी में हम लोग एज्यूम किए हैं कि हम लोग 1 ओम का, नेक्स्ट हमारा 10⁻³ ओम का रजिस्टर और नेक्स्ट है हमारा 10⁻6 ओम का रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 3 रजिस्टर्स है जो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के। ये 1 ओम का है, ये आपका 10⁻6 ओम का है, ये 10⁻³ ओम का है। ये पैरेलली कनेक्टेड है। एज्यूम कर लेते हैं हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा अगेन बी पॉइंट है। सिंस वी नो दैट when resistors are connected in parallel, therefore R equivalent can be given by 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। यहाँ 3 रजिस्टर्स है इसीलिए R3 तक हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा R1 क्या है, R1 को हम 1 ओम ले रहे हैं, R2 को हम क्या ले रहे हैं 10⁻³ ओम ले रहे हैं, R3 को हम लोग क्या ले रहे हैं 10⁻6 ओम ले रहे हैं। तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1/R इक्विवेलेंट हो गया 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10⁻6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1। तो हम 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 10⁻6 को हम लोग इस तरह से ओपन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 10⁻³ को भी हम ओपन कर लेते हैं प्लस 1। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1001 ये हो गया 3 4 ये 6 हो गया आपका। देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट आपका ये आया। तो R इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया इतना ओम। इसको हम सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं अप्रॉक्स 0.999 ओम। ये फर्दर सिंप्लीफाई कर आपका 0.9 के अप्रॉक्स बराबर आ जाएगा। देयरफॉर सेकेंड केस में या केस बी में हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 0.999 ओम। तो ये हमारा केस 2 का है। तो आप देख सकते हैं जज करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमारा केस ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है। यहाँ पर हमारा केस 2 का हमारा 0.9 है। तो हमारे केस 1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है केस 2 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे आपका पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द, आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा जो कि कनेक्टेड है सेम सोर्स से, यानी सेम सोर्स का यहाँ आपका मतलब है 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड है। टेक्स एज मच करंट एज द 3 एप्लियंसेस, और ये उतना ही करंट लेता है जितना ही 3 एप्लियंस के बराबर करंट ये आपको ले रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो आपसे जनरली यहाँ पर करंट पूछा है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू करंट क्या होगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। तो हमारा गिवन जो भी है हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लैंप, तो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है पहला। तो लैंप का हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास है रेजिस्टेंस 100 ओम लैंप का। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसका, टोस्टर का दिया है। हमारे पास टोस्टर का रेजिस्टेंस है 50 ओम। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है वाटर फिल्टर का। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है वाटर फिल्टर का जो कि कितना है 500 ओम। ये तीनों का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये गिवन में है। ये कैसे कनेक्टेड है आपका, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम इस सर्किट सब आपका पैरेलली कनेक्टेड है, सारे का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हमें यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ये आपका 50 ओम है, ये आपका 100 ओम है, नेक्स्ट आपका 500 ओम है, ये पैरेलली कनेक्टेड है।
अक्रॉस 220 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा वो है 220 वोल्ट का। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, R इक्विवेलेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, जब भी पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पर 3 आपके पास रेजिस्टेंस है, 3 रजिस्टर्स है, तो उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम R3 तक यूज़ किए हैं फॉर्मूले को। तो ये 1/R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 1/100 + 1/50 + 1/500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 500, ये हो जाएगा आपका 5 + 10 + 1, ये आपका आ जाएगा 16/500। therefore R इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 500/16 ओम। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया जो कि 500/16 ओम था। अगर इसको हम डेसिमल में सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं 31.25 ओम। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जब तीनों एप्लियंसेस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड था, लैंप, टोस्टर और फिल्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या पूछा है। सबसे पहले हमें पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन जो कि सेम सोर्स से कनेक्टेड है, जो कि आपका एज मच करंट ले रहा है जितना कि ये 3 एप्लियंसेस ले रहा है। तो यहाँ पर हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर करंट निकालेंगे कि हमारा नेट करंट क्या होगा, क्योंकि जितना करंट आपका ये इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है उतना ही करंट ये आपका 3 एप्लियंसेस ले रहा है। तो अगर हम करंट निकाल लेंगे अक्रॉस दिस 3 एप्लियंसेस तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें करंट मिल जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस। तो हम चाह रहे हैं कि पहले करंट निकाल लें तो हमें करंट इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस सेम होगा एज द 3 एप्लियंस के सम के बराबर होगा करंट के। तो हम यहाँ I लिख सकते हैं, हमारा नेट करंट लिख सकते हैं। हमारा I क्या होगा, I का फॉर्मूला होता है हमारा V/R। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR होता है, therefore I कैन बी गिवन एज V/R। तो I हमारा हो गया, तो हमें वोल्टेज दिया हुआ है, V हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास R हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, R इक्विवेलेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हमारा 500/16 है जो कि 31.25 है। therefore यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, I कैन बी गिवन एज 220/31.25। therefore I can be given as 7.04 एम्पियर। तो हमारा क्या है, हमारा करंट आ गया। ये करंट किसके अक्रॉस है, ये करंट आपका नेट करंट के बराबर होगा जो कि आपका इस 3 एप्लियंसेस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, जो आपका इस 3 एप्लियंसेस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। I अक्रॉस 50 ओम, I अक्रॉस 100 ओम एंड I अक्रॉस 500 ओम रजिस्टर्स, उस तीनों का क्या है, ये सम है। और ये सेम करंट किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ये सेम करंट आपका इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस भी फ्लो कर रहा है। देयरफॉर सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन। तो हम लिख सकते हैं कि करंट अक्रॉस इलेक्ट्रिक आयरन जो होगा हमारा वो सेम है जो कि 3 एप्लियंसेस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, वो हमारा है 7.04 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। तो हमें रेजिस्टेंस पूछा है। अब हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस हमें पता चल चुका है, और इलेक्ट्रिक आयरन का जो सोर्स है आपका वो 220 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस ही लगाया गया है। तो हमें वोल्टेज पता है, हमें करंट पता है, तो हमें रेजिस्टेंस पूछा है। अगेन हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे, V = IR होता है, देयरफॉर R कैन बी रिटन एज V/I। तो V हमारा अगेन 220 वोल्ट है, I हमारा कितना है 7.04 एम्पियर है। ऑन सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 31.25 ओम। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कैन बी रिटन एज 31.25 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी
इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो उसको पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं सोर्सेस के साथ। यहाँ पर सोर्सेस बैटरी को एज्यूम किया गया है, तो वो बोलना चाह रहा है आपको किसी भी सोर्सेस के साथ आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो कनेक्ट करते हैं वो आपका पैरेलली में क्यों कनेक्ट करते हैं, यानी आपको पैरेलल सीरीज का आपको पैरेलल का एडवांटेज पूछ रहा है ओवर सीरीज सर्किट। तो हमारा आंसर है फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो हमारा पहला है इन पैरेलल कनेक्शन देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज। तो आपका ये कहना चाह रहा है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता है। जब भी हम पैरेलली किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो नो वोल्टेज डिवीजन होता है पैरेलली में। तो इस कारण क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अक्रॉस डिफरेंट डिवाइस हमको वो देखने को नहीं मिलता है, जो कि इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा रीजन है कनेक्टिंग द डिवाइस इन पैरेलल आल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी जब भी हम पैरेलली किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है, यानी आर इक्विवेलेंट हमारा कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। इस कारण से आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सर्किट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं या डिवाइस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। Next, moving to our question number 17. How can the three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to gives a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हम किस तरह से आपको 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है हमारा 2, 3 और 6 ओम। इनको कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का आ जाए और नेक्स्ट हमारा 1 ओम का मिले। तो हमें यहाँ पर केस एज्यूम करना पड़ेगा। केस ए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो कि केस 1 है हमारा। इसमें हमें आर इक्विवेलेंट जो है हमें कितना चाहिए, 4 ओम का चाहिए। तो हम किस तरह से हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है ना, मान लेते हैं हमारा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इन तीनों को किस तरह से लगाएं जो हमें 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है एज्यूम कर लिए ये 3 ओम का R2 है। नेक्स्ट हम एज्यूम कर लिए R3 हमारा 6 ओम है। इनको कैसे कनेक्ट करें ताकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का मिल जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम R1 को कनेक्ट करेंगे पैरेलली, R1 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे किसके साथ, R2 और R3 को पैरेलली कनेक्ट कर कर उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा 3 ओम हो गया, ये हमारा 6 ओम हो गया। इस तरह का हम सर्किट डायग्राम केस फर्स्ट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ हमारा पैरेलल सर्किट है। इस केस में हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, जब भी हम पैरेलल सर्किट बनाते हैं तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, तो आर इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है जनरली। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है 3 ओम है और है 6 ओम है। तो यहाँ 1/3 प्लस 1/6 लिख सकते हैं। Therefore 1/R equivalent can be given as, यहाँ एलसीएम हमारा 6 हो गया तो 3 2 जा 6 6 1 जा 6 ये हो गया 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ये हो गया आपका 1/2। Therefore R equivalent can be given as 2 ओम। तो यहाँ पर हमें इस पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया रेजिस्टर्स का, जो कि है 3 ओम और 6 ओम। नेक्स्ट हम क्या है, इस सर्किट को हम बना सकते हैं। यहाँ 2 ओम हमारा एज इट इज है जो R1 हम माने हैं। नेक्स्ट हमारा R इक्विवेलेंट जो हमारा आया है वो कितना है, 2 ओम का आया है। तो अब ये सर्किट आपका सीरीज सर्किट है। तो इस केस में हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो हमारा R1 क्या है 2 है, R2 क्या है अगेन 2 ओम है। Therefore R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 2 जो कि हो जाएगा आपका 4 ओम। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया, जो कि पहला केस के लिए था। तो हम सर्किट को कैसा बनाएंगे, हम लोग सर्किट को इस तरह से बनाएंगे सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है केस फर्स्ट का। 3 ओम और 6 ओम को पैरेलली कनेक्ट करेंगे और उसके साथ 2 ओम का रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग केस बी के तरफ चलेंगे। केस बी में हमें आर इक्विवेलेंट कितना का चाहिए, आर इक्विवेलेंट हमें 1 ओम का चाहिए। तो इस केस में हमें सर्किट डायग्राम कैसे बनाना होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करना है अगेन 2 ओम रेजिस्टर्स को, 3 ओम रेजिस्टर्स को और 6 ओम रेजिस्टर्स को। आप चाहे तो यहाँ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जनरली नाम रखकर भी कोई आपको
कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा बिना नाम का भी, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह बनाना है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का मिल जाए। हम क्या करेंगे, ये सारे रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर कर देख लेते हैं, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड में हमारा क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट मिनिमम होता है। तो हम इस सारे रेजिस्टर्स जो था 3 रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 ओम का, ये हो गया हमारा 3 ओम का, ये हो गया हमारा 6 ओम का। इन्हें हम पैरेलली कनेक्ट कर लिए हैं। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट हम लोग दे सकते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा क्या है, सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट फॉर्मूला है आपका। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। यहाँ पर आपका R1 R2 R3 को आप एज्यूम कर लीजिए, 2 है, ये 3 है, 6 है, ठीक है ना, उसको आप पुट कर लीजिए। यहाँ एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6/6। तो ये सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा आपका। देयरफॉर 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 1/1 इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो हमें सीरीज यहाँ पर हमें आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या गया, यहाँ आर इक्विवेलेंट हमारा 1 ओम आ गया। तो हमें इस केस में, केस बी में हमें कैसे एज्यूम करना है सर्किट डायग्राम, हमें तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर देना है। तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट 1 ओम का आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, व्हाट इज द हाईएस्ट, ए केस में आपका हाईएस्ट पूछ रहा है, बी केस में आपका द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप इस रेजिस्टर्स का यूज कर कर आपको सिक्योर करना है, पहला केस में हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू को और दूसरे केस में लोएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू को। तो हम लोग इसको केस फर्स्ट और केस 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं, या केस ए या केस बी में। तो केस ए में आपको क्या करना है, हाईएस्ट करना है सिक्योर। हमें आर कितना चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो हमें अगर रेजिस्टेंस हाईएस्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा रेजिस्टर जो गिवन है हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास रेजिस्टर्स क्या है, हमारे पास रेजिस्टर्स दिया हुआ है 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, नेक्स्ट हमारा 24 ओम का। इन सारे रेजिस्टर को हम क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में हमें क्या मिलता है, सीरीज में हमें आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम मिलता है। देयरफॉर सबको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। Therefore, R equivalent in series can be given by summation of all these resistors। हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 4 रेजिस्टर्स है, तो हम लोग यहाँ पर हो सकता है इसको R1 आप मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, इसको R4 मान लीजिए। इस तरह से आप इसको नेमिंग रख सकते हैं। ये हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका 4 रेजिस्टर्स है, इसीलिए हम R4 तक गए हैं। तो हमारा R1 क्या है, हम R1 हमारा 4 ओम है, नेक्स्ट हमारा R2 क्या है, 8 ओम है, नेक्स्ट R3 हमारा 12 ओम है और R4 हमारा 24 ओम है। जस्ट हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये आपका सम करिएगा तो ये आपका 48 ओम आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट, जब इन सारे रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। और ये आपका आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा जब सीरीज में कनेक्ट होगा। तो आपको जब भी पूछा जाए कि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिएगा, सारे रेजिस्टर्स को आप लोग सीरीज में लगाइएगा, तो उसमें आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट हमारा केस बी है। केस बी में हमें क्या चाहिए, लोएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे रेजिस्टर्स को हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम रेजिस्टर्स है, तो सारे को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पैरेलली सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। Therefore, R equivalent 1 by R equivalent in parallel can be given by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। यहाँ R4 ही है आपके पास, 4 ही रेजिस्टर्स है, इसीलिए आपका R4 ही तक कंटिन्यू करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, जब आपका कभी भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट होगा तो R इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे।
देयरफॉर 1/r इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 1/r1 हमारा क्या है 4 है, नेक्स्ट हमारा 1/8, नेक्स्ट हमारा 1/12, नेक्स्ट हमारा 1/24। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 2, नेक्स्ट हमारा 1। देयरफॉर 1/r इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 12/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। देयरफॉर 1/r इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 1/2। देयरफॉर r इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 2 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या है 2 ओम आ गया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, सारा रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करिएगा। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है जब भी हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वो क्यों नहीं ग्लो करता है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जो होता है आपका हीटर का वो ग्लो करता है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सॉल्यूशन है द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है आपका आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर गुड कंडक्टर्स। तो ये बोलना चाह रहा है आपको, जो कॉर्ड होता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर का वो जनरली बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो ये क्या होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे गुड कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स के श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, लेस रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं एंड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। तो आपको ये जो कंडक्टर्स हैं जो कि गुड कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, ये लो रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं और ये लो रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। इनके कारण क्या होता है, आपका करंट इजीली फ्लो करता है। वेयर एज हीटिंग एलिमेंट आर मेड अप ऑफ एलओआई। जो हीटिंग एलिमेंट है आपका वो जनरली किससे बना होता है, एलओआई का बना होता है। दैट हैज हाई रेजिस्टेंस, जिसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, या आप इसको बोल सकते हैं हाई रेजिस्टिविटी होता है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हीटिंग एलिमेंट बिकम्स टू हॉट एंड ग्लो रेड। और इस प्रॉपर्टी के कारण, इस हाई रेजिस्टेंस होने की प्रॉपर्टी के कारण क्या हो जाता है आपका, ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, टू हॉट हो जाता है और वो गर्म होकर रेड कलर में चेंज होता है, जिसको हम लोग ग्लो रेड कहते हैं। यानी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण या रेजिस्टेंस हाई होने के कारण जो ज्यादा हीट डेवलप करता है और ज्यादा हीट डेवलप करने के कारण वो ग्लो रेड कर जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है जिसमें हमें जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 50 वोल्ट का है। तो हमारे पास V दिया है 50 वोल्ट का। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है चार्ज। चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलम है, तो कूलम ऐसा यूनिट किसका होता है, चार्ज का होता है। तो हमारे पास 9600 कूलम चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें टाइम दिया है कि ये इक्विपमेंट आपका जो होता है, जिस इक्विपमेंट के थ्रू हीट जनरेटेड हो रहा है आपका 1 आवर के लिए, उसके लिए टाइम दिया है आपका, यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं 1 आवर दिया हुआ है, जो कि आपका 3600 सेकेंड होता है ऐसा यूनिट में। तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए। हमसे पूछा हीट जनरेटेड, तो हम जानते हैं हीट जनरेटेड का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। हीट जनरेटेड कैन बी रिटन एज V into I into T। Heat generated can be written as V square upon R into T, and heat generated can be given as I square R into T। यहाँ पर कहीं भी आपको हीट जनरेटेड के फॉर्मूला में कहीं भी आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको रेजिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में भी यहाँ पर नीचे रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। करंट दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है आपको, चार्ज और टाइम दिया है। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, करंट हम लोग निकाल लेंगे कि क्या हमारा करंट होगा। तो हमें करंट यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम दिया है आपका
3600 सेकेंड, जो कि आपका 1 आवर है। तो हम लोग हीट का फॉर्मूला लिखेंगे, हीट कैन बी गिवन एज V इंटू आई इंटू टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज हमारा दिया हुआ है 96000 कूलम, अपॉन टाइम दिया है आपका 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सिंप्लीफाइंग हमें मिलेगा 80/3। इसका आंसर हमें मिलेगा 80/3 एम्पेयर। तो हमें करंट मिल गया। तो अब हम हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं, हीट कैन बी गिवन एज V इंटू आई इंटू टी। हमारे पास V क्या है, हमारा 50 वोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास I कितना है, 80/3 एम्पियर है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है 3600। ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 1200 आएगा। तो ऑन सिंप्लीफाइंग हमारे पास बचेगा 5 इंटू 8 इंटू 12, और ये सारे जीरो को एक जगह क्लब कर लेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 10⁴ हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 12 इंटू 5 क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 60 इंटू 8 इंटू 10⁴। देयरफॉर हीट को हम लोग सिंप्लीफाई कर कर लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁵ आ जाएगा, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁶। ये आपका हीट था, तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया हीट। और वर्क डन सेम होता है आपका, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर SI यूनिट इसका जूल हो गया। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर हो गया 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली इस क्वेश्चन का। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, जिसका हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और वो करंट ले रहा है जो कि है आपका 5 एम्पियर का, और वो ऑपरेट किया गया है 30 सेकेंड के लिए। आपको हीट जनरेटेड या डेवलप्ड पूछा है। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हीट जनरेटेड कितना होगा। सो हमारे पास जो भी गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट दिया है 5 एम्पियर का, एंड हमारे पास नेक्स्ट टाइम दिया है 30 सेकेंड के लिए ये ऑपरेट किया गया है। तो ये हमारे पास इतना डिटेल दिया हुआ है। हमसे पूछा है हीट डेवलप्ड, देयरफॉर हीट डेवलप्ड या जनरेटेड हमसे पूछा गया वो कितना होगा। हम जानते हैं कि हीट का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। हीट कैन बी गिवन एज I² RT। Heat can be given as V²/R इंटू टी। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हीट का। नेक्स्ट हमारे पास हीट का तीसरा फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो भी गिवन के अकॉर्डिंग सूटेबल है वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास करंट दिया है और टाइम दिया गया है। हमारे पास कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया गया है। देयरफॉर हीट कैन बी गिवन एज I² इंटू R इंटू टी। तो हीट कैन बी गिवन एज I हमारा कितना है, 5 एम्पियर है, तो ये हो गया आपका 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा R है 20 ओम। नेक्स्ट हमारा टाइम है 30 सेकेंड के लिए, सारा आपका SI यूनिट में है, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 20 इंटू 30। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000 जूल। हीट का आपका SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऑन सिंप्लीफाइंग हमें ये मिल जाएगा 1500 जूल, यानी 15,000 जूल। और हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻³ और इट कैन बी रिपीटेड एज 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो आपका जो भी ऑप्शन में गिवन है आप ये हमारा दोनों आंसर आ गया हीट का। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रेट होता है, जिस रेट से एनर्जी को डिलीवर किया जाता है किसी भी करंट के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं बेसिकली।
तो आपका सॉल्यूशन है द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज और डिलीवर्ड बाय अ करंट इज नथिंग बट पावर उसे बोलते हैं। हम लोग जानते हैं पावर हमारा होता है, पावर कैन बी गिवन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और वर्क डन हमारा क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारा। ये क्या है वर्क डन, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम पावर को लिख सकते हैं, पावर कैन बी गिवन एज एनर्जी अपॉन टाइम। अब किसी चीज में अगर नीचे टाइम आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट। यहाँ टाइम आना मतलब रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, यानी एनर्जी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, पावर होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पावर पूछा गया था। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है जो कि करंट कितना ले रहा है, 5 एम्पियर का करंट वो ले रहा है सप्लाई से। सप्लाई वोल्टेज कितना हमारा 220 वोल्ट है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि वो ऑपरेट किया गया है 2 आवर के लिए और हमसे पावर पूछ रहा है और एनर्जी पूछा जा रहा है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो भी गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास करंट दिया हुआ है, 5 एम्पियर का मोटर ले रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि है आपका 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास कितने टाइम के लिए ऑपरेट किया गया वो दिया हुआ है, टाइम जिस समय के लिए ऑपरेट किया गया वो है हमारा 2 आवर। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 × 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 7200 सेकेंड। तो हमारा टाइम भी ऐसा यूनिट में आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर निकालना है। देयरफॉर पावर हमारा क्या होता है, पावर कैन बी गिवन एज V × I। तो पावर हमारा क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, पावर का आपका फॉर्मूला होता है। इससे हम पावर दे सकते हैं। तो हमें क्या वोल्टेज दिया हुआ, करंट दिया है, जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। देयरफॉर पावर कैन बी गिवन एज V × I। V हमारा है 220, I हमारा है 5, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1100 वाट। पावर का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। देयरफॉर पावर हो गया आपका 1100 वाट। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। तो पार्ट 2 में हमें एनर्जी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं सिंस पावर कैन बी गिवन एज एनर्जी अपॉन टाइम, हम जानते हैं कि पावर हमारा क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर निकाल सकते हैं। तो ऑन सिंप्लीफाइंग एनर्जी कैन बी गिवन एज पावर इंटू टाइम। हम इसको सिंप्लीफाई कर पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। पावर हमारा क्या है, पावर ऑलरेडी निकल चुका है, हमारा पावर है 1100 वाट है। नेक्स्ट हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 आवर है जो कि आपका 7200 सेकेंड है। ये हमारा वाट है, ये सेकेंड है, और वाट सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4072 × 11 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि एनर्जी का हमारा ऐसा यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ऑन सिंप्लीफाई अगर हम इसको करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 792 × 10⁻⁴ जूल। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 7.92 × 10⁻⁶ जूल। ये हमारा एनर्जी का आंसर आ गया। देयरफॉर फाइनली एनर्जी इक्वल टू 7.92 × 10⁻⁶ जूल। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पार्ट 2 का, जिसमें हमें एनर्जी पूछा था। तो हम पावर निकाल लिए, एनर्जी निकाल लिए। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।